नाजरीन, शंघाई कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि शहबाज शरीफ और मोदी जी का मुसाफा तो नहीं हो सका, लेकिन मोदी जी को हमने बड़ी हाई स्पिरिट में देखा जब वो पुतिन से बातचीत कर रहे थे और उनके साथ बड़े हंस हंस के बड़े जैसे दिल की बातें शेयर की जा रही हैं। लेकिन जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, पुतिन साहब चाइना में है, शहबाज शरीफ चाइना में है, मोदी जी को जहाज से रवाना कर दिया गया, वो वापस इंडिया पहुंच गए हैं और वहां का मीडिया जो है वो उसने वेलकम इस तरह किया है कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी रिटर्न्स फ्रॉम एससीओ आफ्टर अ प्रोडक्टिव टूर। तो आज इसके जो है गेन्स पे मोदी जी के रेफरेंस से बात करते हैं कि मोदी जी के लिए ये कॉन्फ्रेंस कैसी रही। जी डॉक्टर साहब। जी, आपने बड़ी मज़े की बात की है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद अब एक चाइना की विक्ट्री परेड जो है 3 सितंबर वाली, उसमें उन्होंने जो उनके ख़ास चाइना के मेहमान थे वो रख लिए हैं, उनको वो इनवाइटेड थे, और जो फालतू लोग थे उनको उन्होंने कहा कि आप जाएं। तो जरा फालतू कहना थोड़ा डिप्लोमेटिक नहीं हो जाता? अनडिप्लोमेटिक हो जाता है, लेकिन जिस तरह का इंडिया में एक तासुर दिया जा रहा है कि जी चाइना और इंडिया में पता नहीं क्या दोस्ती हो गई है या क्या हो गया, तो इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एससीओ जो है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट फोरम है कि बाकी जितने भी फोरम है, कोई फोरम ऐसा नहीं है जिसमें 4 कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स हों। G8 में भी 3 कंट्रीज हैं, ब्रिक्स में भी 3 कंट्रीज हैं, किसी और फोरम में भी 3 या इससे कम है। एससीओ वाहिद एक फोरम है जिसमें 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसमें रशिया और चाइना भी हैं, इसमें पाकिस्तान और इंडिया भी हैं। तो परेड के लिए उन्होंने चौथी कंट्री को जो फारिग कर दिया है, तो पाकिस्तान, चाइना और रशिया रह गए। तो जो एक फालतू था, इसीलिए मैंने फालतू का लफ्ज़ इस्तेमाल। तो इधर पाकिस्तान में जो तजिया निगार हैं और ये हम सुन रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज की वजह से अब इंडिया और चाइना बहुत आपस में क्लोज हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि अभी चाइना ने इंडिया को फासले पे रखा हुआ है। जी, अगर पाकिस्तान के तजिया निगार भी इस तरह के तजिए करते हैं कि ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से इंडिया और चाइना एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं, तो फिर पाकिस्तानी तजिया नगारों को वो बताना चाहिए कि क्यों मोदी साहब को उन्होंने नहीं रखा और उनको कहा कि आप जाएं, और वो चले गए, वहाँ से इंडिया पहुँच गए और पाकिस्तान वहीं पर है। पाकिस्तान के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं जो चाइना के साथ जिस जिस लेवल पे जो कॉपरेशन चल रहा है, स्पेशली डिफेंस में, वो उसी तरह चल रहा है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो ये इन तजिया नगारों को मेरा यही कहना होगा कि वो भाई आप ये तो बताएं कि वो उसको फिर क्यों नहीं रखा मोदी साहब को वहाँ पे उन्होंने। अच्छा, ये हमने लास्ट एक वीडियो की थी, तो उसमें हमें इंडिया से हमारे बहुत से मेहरबान जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किए हैं, कुछ उन्होंने दिल के भड़ास निकाली है। उनमें से एक कमेंट ये था कि भाई इंडिया तो 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की और बहुत जल्द वो 3rd बन जाएगी, तो अब इंडिया को क्या ज़रूरत है चाइना की? और मोदी जी को ही फिर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंडिया को 4थी बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी बना दिया है। अच्छा, उसमें इस तरह से है कि वो मोदी साहब को पहले तो क्रेडिट ये जाता है कि उसको वो 4थे नंबर से 5वें नंबर पे ले गए थे। जिस वक्त वो हुकूमत में आए थे, मनमोहन सिंह के ज़माने में भी 4थे नंबर पर ही थी, उसके बाद वो पीछे हो गई थी और 5वें नंबर पे गई थी। उसने रीगेन किया है, कोई उसने नई डेवलपमेंट नहीं की। पहली चीज़ तो ये है कि it has regained its old position, older than Modi himself। तो उससे पहले मनमोहन सिंह के ज़माने में भी इंडिया इसी जगह पे स्टैंड कर रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि मोदी और मनमोहन सिंह का तो मुकाबला ही नहीं है। मनमोहन सिंह तो इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बना रहा था, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र हो रही थी, और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पर उभर रहा था। 2014 में इंडिया की बैड लक ये हुई कि मनमोहन सिंह की जगह ये मोदी साहब आ गए, और मोदी साहब ने इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से एक असेंबलिंग कंट्री में मुकर्रर कर दिया। पूरी ये पुर्जे मंगवाते हैं, असेंबलिंग करते हैं, जोड़ते हैं और बेचते हैं। रशिया से तेल मंगवाते हैं, रिफाइन करते हैं, आगे बेचते हैं। इंडिया का अपना है क्या? इट इज़ ओनली असेंबलिंग कंट्री थैंक्स टू द नरेंद्र मोदी डॉक्ट्रिन। जो मनमोहन सिंह की डॉक्ट्रिन थी वो एक जेन्युइन डॉक्ट्रिन थी, जिसमें वो इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे पूरी दुनिया में लेके आ रहे थे। अगर वो मनमोहन सिंह या उन जैसे किसी आदमी का दौर कंटिन्यू किया होता, तो इस 10 साल में इंडिया शायद
चौथे से भी तीसरे नंबर पे आ चुका होता। और वो असेंबलिंग प्लांट अब बंद हो गए हैं जब से यूएस टैरिफ बढ़ा है। और जी बिल्कुल, यूएस टैरिफ बढ़ा है। दूसरी बात है कि चाइना और इंडिया की आपस में क्या ट्रेड होगी। चाइना और इंडिया की ट्रेड में पूरे $100 बिलियन का फर्क है। चाइना तो इंडिया ट्रेड जो है वो, चाइना जो इंडिया को सामान भेजता है $114 बिलियन का भेजता है, और इंडिया जो चाइना को सामान भेजता है वो $14 बिलियन का फर्क है भेजता है। तो $100 बिलियन का सीधा सीधा फर्क है। इंडिया क्या दे चाइना को जो जिसकी चाइना को जरूरत है। चाइना इंडिया की 14 से एक्सीड करके कितनी ज्यादा सर, $2 बिलियन और बढ़ जाएगी, $4 बिलियन। चाइना को तो कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो इंडिया उसको दे सकता हो। जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स थी यूएसए की, वो ब्लॉक हो चुकी हैं। वो इंडिया में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये तो बहुत सख्त किस्म का डिप्लोमेटिक फेलियर हो चुका है इंडिया को। अच्छा, मोदी जी से क्या गलती हुई, क्या एक ब्लंडर हुआ कि वो, या एक दुनिया में एक बड़ी थ्राइविंग इकोनॉमी और डिप्लोमेटिकली बहुत ही एंगेज्ड, कि ट्रंप ने जब उसका इलेक्शन हुआ और वो वाइट हाउस में गए 20 जनवरी, तो जिन चंद उन्होंने रूलिंग उनको बुलाया हेड्स को, तो उसमें मोदी जी भी शामिल थे। फिर वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया का दौरा किया। इसके अलावा यूरोप और फार ईस्ट हर जगह पे इंडिया जो है ना एक बहुत ही एंगेजिंग वो था। नहीं, ये मैं ये नहीं कहता कि मोदी से अब क्या हुआ है कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि पिछले, मतलब है कि आप जेडी वैंस का दौरा अगर आज से 4-5 महीने पहले हुआ था, और उसके बाद फिर वो उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग किया पहलगाम में, और उस फॉल्स फ्लैग में अपने ही 26 बंदे मारे, और फिर दुनिया को नहीं साबित कर सके कि ये पाकिस्तान ने कराया था। दुनिया का एक भी कंट्री इस चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार। तो एक तो 26 बंदे इंडिया ने, मोदी साहब ने अपने ही मारे, अपने सिटीजन्स का कत्ल किया उन्होंने। अच्छा, लेकिन ये फिनोमेना ये नहीं है कि पिछले 4-6, जो पिछले फिस्कल ईयर का डेटा है, लास्ट फिस्कल ईयर का डेटा 24-25 का, इंडिया का फिस्कल ईयर मार्च टू मार्च होता है, जैसा पाकिस्तान का फिस्कल ईयर जुलाई टू जून होता है। इंडिया का फिस्कल ईयर जो है हमसे 3 महीने पहले होता है पाकिस्तान से। तो मार्च 24 से जो मार्च 25 का फिस्कल ईयर था इंडिया का, उसमें इंडिया का नेट एफडीआई जो था वो ऑलमोस्ट जीरो पे आ चुका हुआ था, ऑलमोस्ट जीरो पे आ चुका हुआ था, इसलिए कि उनकी $81 बिलियन के करीब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो एफडीआई जिसको कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट, और तकरीबन इतना ही आउटफ्लो था। $51 बिलियन जो था वो कंपनी से रिट्रीव किया, रिपैट्रिएट किया अपने अपने मुल्कों में, और $30 बिलियन जो है वो दूसरे मुल्कों में इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट्स की। तो वो जो उनका नेट एफडीआई था वो तकरीबन जीरो था। अब ये चीज़ जेडी वांस, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और पिछले 4 महीने की और ट्रंप के आने से पहले की है। ये पहले से ही इंडिया इस रास्ते पे था, और ये इस रास्ते पे पिछले 10 साल से है। तो अब इसको क्या है, ये डिप्लोमेटिक जो सेटअप अपसेट से इसको मिल रहे हैं। देखें, दुनिया को नजर आ रहा है इंडिया में जी की गवर्नमेंट है। जी मैं कहता हूँ गुजरात गैंग को। 4 बंदे हैं गुजरात गैंग वाले, जो कि चारों गुजरात से हैं। 2 उसमें पॉलिटिशियन है, 2 उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट है। पॉलिटिशियन जो है उसमें मोदी है और अमित शाह है, और जो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अंबानी और अडानी है। इन 2 बंदों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए, इंडिया, इन 2 बंदों ने, जो 2 उनके पॉलिटिशियंस हैं, मोदी और अमित शाह, उन्होंने पूरे इंडिया को दांव पे लगा रखा है, और उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी भी नीचे को जा रही है, और इंडिया की फौज भी नीचे को जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान के साथ जंग में जो उनका हशर हुआ, उनके राफेल गिरे हैं, वो उसकी वजह ये कि इंडिया की आर्मी है क्या, इंडिया की फौज है क्या। चूचू का मुरब्बा है ना, चूचू का मुरब्बा। उसमें जो फाइटर प्लेन्स हैं वो फ्रांस के हैं, जो उसमें डिफेंस के वैक्स प्लेन है वो यूएसए के हैं, उसमें फ्लाप जो चीज़ है वो यूके की है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो है वो रशिया का है। इनकी इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकती। मैं तो कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान की एक और जंग हो तो फिर इंडिया को पता चल जाए कि मतलब है कि वेयर दे स्टैंड, क्योंकि उनकी जो फौज है वो इस काबिल है ही नहीं कि इस चूंचू के मुरब्बे के साथ पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, जो कि फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जितनी भी चीज़ें सारी की सारी चाइना की हैं, और वो सारा आपस में इंटीग्रेटेड है। उनकी जो सैटेलाइट सर्वेलेंस है वो चाइना की है। तो इंडिया और पाकिस्तान का जंग में तो कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, नेट एफडीआई जीरो पे जाने के बाद हम यही और अगले साल तो नेगेटिव में होगी। तो इकोनॉमी जो है जी
गुजरात गैंग ने इंडिया की तबाह कर दी है। ये जो इंडिया में रूस से सस्ता तेल लेकर टैरिफ लगवाया अमेरिका से, वो रूस का जो सस्ता तेल है रशिया का, वो क्या है, उसके 65% जो प्रॉफिट्स है वो अंबानी के जाते हैं। बाकी जो 35% रह गए, 19% जो स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, 16% फेडरल गवर्नमेंट को जाते हैं। एक आम इंडियन को जिसने अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, उसको तो रशियन तेल का 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। तो अडानी और अंबानी के लिए जीजी के जो 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंबानी और अडानी, उसके लिए 2 पॉलिटिशियंस ने इंडिया को दांव पे लगा दिया है, इंडिया के अवाम को दांव पे लगा दिया है। दूसरी एक और चीज, ये नहीं है कि जो बीजेपी है वो इसको आराम से देख रही है। बीजेपी में बगावत हो चुकी है, और जो उनमें सबसे काबिल आदमी है, मेरा ख्याल है नितिन गडकरी जो है, वो वेरी सून आई सी हिम विद इन 2-3-4 मंथ्स कि नितिन गडकरी की क़यादत में बीजेपी की जो असल बीजेपी है, देखें बीजेपी एक सियासी जमात अगर है ना, तो उसको सियासी जमात के तौर पे चलना पड़ेगा। एंड जो असल बीजेपी है वो सामने आएगी, और उसकी क़यादत जो है वो नितिन गडकरी करेंगे। तो आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इसका मतलब है मोदी साहब को गलत ब्रीफ किया गया अपनी आर्म फोर्सेस के बारे में जी, कि वो जंग का एक बहुत बड़ा पंगा ले बैठे, वरना वो तो राफेल और उन्होंने तो क्या कुछ नहीं किया अपनी फौज के लिए। डेस्परेट थे, मेरा ख्याल है फौज जंग के लिए तैयार नहीं थी। फौज को अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता था, और जंग के दौरान भी और जंग के बाद भी उनके जनरल्स के और एयरफोर्स के चीफ के बयान आते रहे हुकूमत के खिलाफ। तो वो इंडिया में तो फौज और हुकूमत के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं। उनके दरमियान किसी किस्म, जिसको एक हम फ्रेज बोलते हैं, सब अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप इंडियन अवाम के लिए हमारा मैसेज ये है कि जंग करने से पहले 10 दफ़ा सोचें, लेकिन अगर ट्रेड करनी है और दोस्ती करनी है तो 1 दफ़ा भी नहीं सोचना। ये आपके भी फ़ायदे में है, हमारे भी फ़ायदे में है। खुदा हाफ़िज़।